नमस्कार साथियों। हमारा टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन। स्कूल मैनेजमेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की हम तैयारी कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट हमने कवर कर लिए। ये नेक्स्ट चौथा पार्ट है मित्रों। प्रश्न नंबर अपना 151 है, विद्यालय प्रबंधन में मानवीय संसाधन के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। जो मानवीय संसाधन है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज है, किसको शामिल करते हैं? शिक्षक, विद्यार्थी, गैर शैक्षणिक कर्मचारी और अभिभावक सभी को शामिल करते हैं। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। मानवीय संसाधन वे सभी व्यक्ति शामिल है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। संस्थागत योजना का निर्माण करते समय प्राथमिकता का आधार क्या होना चाहिए? तो यह है विद्यालय की तात्कालिक और अनिवार्य आवश्यकताएं होनी चाहिए। प्राथमिक उपलब्ध संसाधनों की सीमितता के कारण सबसे महत्वपूर्ण कार्यों जैसे पेयजल है, शौचालय है, शिक्षण सामग्री को प्राथमिकता दी जाती है। TQM के अंतर्गत गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो संस्था के प्रत्येक सदस्य की होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है TQM के अंतर्गत। TQM का मूल मंत्र है कि गुणवत्ता हर किसी का कार्य है। जब तक हर कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, सुधार संभव नहीं है। शैक्षिक पर्यवेक्षणों में रचनात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? यानी क्रिएटिव जो थिंकिंग है उसका क्या अर्थ क्या है? शिक्षकों की नवीन क्षमताओं को पहचानना, उन्हें प्रोत्साहित करना। रचनात्मक पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को नवाचार करने के लिए प्रेरित करना ताकि शिक्षण रुचिकर बन सके। नेतृत्व की पाथ गोल थ्योरी किसने दी थी? तो रॉबर्ट हाउस ने दी थी। जो लीडरशिप है उसकी जो पाथ गोल थ्योरी है वो रॉबर्ट हाउस ने दी थी। रॉबर्ट हाउस के अनुसार नेता का कार्य कर्मचारियों के लिए उनके लक्ष्यों का रास्ता साफ करना, आने वाली बाधाओं को दूर करना है। पोस्ट कोरब सूत्र में बजटिंग का मुख्य अंग कौन सा है? वित्तीय नियोजन, लेखांकन और अन्वेषण करना, ऑडिट करना। बजटिंग में न केवल पैसा खर्च करना शामिल है बल्कि उसका सही हिसाब रखना, नियमों के अनुसार ऑडिट करवाना भी अनिवार्य है। संस्थागत योजना की सफलता के लिए प्रत्यायोजन क्यों आवश्यक है? कार्यभार को बांटने, कर्मचारियों में नेतृत्व विकसित करने के लिए। अधिकारों का प्रत्यायोजन करने से कार्य समय पर पूरे होते हैं और शिक्षकों में जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। TQM में निरंतर सुधार के लिए किस जापानी शब्द का उपयोग किया जाता है? तो काइजन का किया जाता है। काइजन का अर्थ छोटे छोटे लेकिन निरंतर किए जाने वाले सुधार जो अतत बहुत बड़े परिणाम देते हैं। नेतृत्व की ग्रिड थ्योरी स्थिति किस प्रकार के प्रबंधन को दर्शाती है? क्लब प्रबंधन यानी काउंटी क्लब मैनेजमेंट, लोगों पर ध्यान, काम पर नहीं। स्थिति वह है जहाँ नेता कर्मचारियों की खुशियों और उनके संबंधों का बहुत ध्यान रखता है लेकिन कार्य के परिणामों के प्रति उदासीन रहता है। विद्यालय में निरीक्षण की मुख्य कमी क्या मानी जाती है? यह सुधारात्मक होने के बजाय आलोचनात्मक अधिक होता है। पारंपरिक निरीक्षण में केवल दोष ढूंढने पर जोर दिया जाता था जिससे शिक्षकों में भय व्याप्त हो जाता था, वास्तविक सुधार नहीं हो पाता था। पोस्ट कोरब सूत्र में स्टाफिंग का अर्थ विद्यालय में क्या है? शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति, उनके प्रशिक्षण का प्रबंधन। स्टाफिंग एक सतत प्रक्रिया है जिसमें योग्य शिक्षकों का चयन करना, उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग देना भी शामिल है। संस्थागत नियोजन के अंतर्गत सह शैक्षणिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? छात्र का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करना। खेल, संगीत, वाद विवाद जैसी गतिविधियां छात्र के सर्वांगीण व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अनिवार्य मानी जाती है। TQM में आंतरिक ग्राहक किसे माना जाता है? तो विद्यालय के भीतर कार्य करने वाले कर्मचारी और छात्र है वो क्या माने जाते हैं? आंतरिक इंटरनल कस्टमर माने जाते हैं। आंतरिक ग्राहक वे हैं जो संस्था के भीतर रहकर इसकी सेवाओं का उपयोग करते हैं। प्रक्रिया का हिस्सा है, इनकी संतुष्टि ही बाहरी गुणवत्ता तय करती है। नेतृत्व की क्रिस्माई शैली का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? संस्था नेता पर अधिक निर्भर हो जाती है, नेता जाने पर संकट हो जाता है। क्रिस्माई नेतृत्व में संस्था का अस्तित्व नेता के व्यक्तिगत प्रभाव पर टिका होता है। उसके न रहने पर संस्था अक्सर
लड़खड़ा जाती है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के दौरान स्व मूल्यांकन सेल्फ इवैल्यूएशन का क्या लाभ है? शिक्षक अपनी कमियों को स्वयं पहचानकर सुधार कर सकता है। जब शिक्षक स्वयं का आकलन करता है, वह बिना किसी दबाव के अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए प्रेरित होता है। पोस्ट कोरब सूत्र में डायरेक्टिंग का क्या महत्व है? यानी पोस्ट कोरब सूत्र में डायरेक्टिंग का क्या महत्व है? यह संस्था की योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरणा और गति देता है। निर्देशन के बिना योजना केवल कागजों पर रह जाती है, ऊर्जा जो संगठन को सक्रिय करती है। संस्थागत योजना में लचीलेपन का क्या अर्थ है? बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार योजना में संशोधन की गुंजाइश। एक आदर्श योजना कभी भी कठोर नहीं होनी चाहिए, उसे समय की मांग के अनुसार बदला जा सकना चाहिए। TQM के अंतर्गत फिश बोन डायग्राम का उपयोग किस लिए होता है? किसी समस्या के मूल कारणों को पहचानने के लिए। फिश बोन डायग्राम समस्याओं के पीछे छिपे विभिन्न कारणों को व्यवस्थित तरीके से समझने में मदद करता है। नेतृत्व की नौकरशाही शैली में संचार कैसा होता है? संचार होता है लिखित औपचारिक पदानुक्रम के अनुसार। नौकरशाही नेतृत्व में हर बात लिखित होती है, उसे उचित माध्यम से भेजा जाता है। एकेडमिक सुपरविजन के दौरान मॉनिटरिंग का मुख्य आधार क्या है? वस्तुनिष्ठ डेटा और छात्र उपलब्धि के प्रमाण। आधुनिक मॉनिटरिंग केवल धारणाओं पर नहीं बल्कि वास्तविक शिक्षण परिणामों के आधार पर की जाती है। पोस्ट कोरब सूत्र में R यानी रिपोर्टिंग का संबंध किससे है? सूचनाओं के आदान प्रदान और जवाबदेही से। रिपोर्टिंग यह सुनिश्चित करती है कि सभी को पता हो कि क्या कार्य हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। संस्थागत योजना का दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म लक्ष्य क्या होना चाहिए? विद्यालय की एक विशिष्ट पहचान और निरंतर शैक्षणिक उत्थान। दीर्घकालीन योजना विद्यालय के भविष्य के विजन को साकार करने के लिए बनाई जाती है। TQM के अनुसार अधूरी सूचना यानी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है? गुणवत्ता के मार्ग में एक बड़ी बाधा और अपव्यय है। पारदर्शिता और पूर्ण सूचना TQM की सफलता के लिए अनिवार्य है। गलत जानकारी गलत निर्णय की ओर ले जाती है। नेतृत्व की किस शैली को सहभागी प्रबंधन का आधार माना जाता है? लोकतांत्रिक शैली। लोकतांत्रिक नेतृत्व में सभी कर्मचारियों को अपने निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बनाया जाता है, जिससे प्रबंधन सहभागी बन जाता है। शैक्षिक प्रबंधन का प्राथमिक कार्य क्या है? नियोजन है। प्रबंधन की शुरुआत हमेशा नियोजन से होती है। बिना योजना के अन्य सभी कार्य दिशाहीन हो जाते हैं। शैक्षिक प्रबंधन में SWOT विश्लेषण का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? योजना निर्माण के प्रथम चरण में। किसी भी संस्था की योजना को बनाने से पहले अपनी ताकत, कमजोरी, अवसर और चुनौतियों का विश्लेषण करना अनिवार्य है ताकि योजना यथार्थवादी बन सके। TQM के अनुसार विद्यालय में शून्य दोष प्राप्त करने का साधन क्या है? प्रक्रियाओं का मानकीकरण और निरंतर प्रशिक्षण। जब कार्य करने के तरीके मानकीकृत होते हैं और स्टाफ प्रशिक्षित होता है तो गलतियों की संभावना स्वतः ही न्यूनतम हो जाती है। नेतृत्व की लाइकर्ट की 4 प्रणालियों में से 4 किसे दर्शाती है? सहभागी लोकतांत्रिक को दर्शाती है। रेनिस लाइकर्ट के नेतृत्व की 4 प्रणालियां दी गई है, जिसमें से प्रणाली 4 सहभागी को सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि इसमें पूर्ण विश्वास और टीम वर्क होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक पर्यवेक्षण किस पर बल देता है? वस्तुनिष्ठ डेटा, साक्ष्य, मापनीय परिणामों पर। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण में तथ्यों डेटा का विश्लेषण किया जाता है, जिससे सुधार की प्रक्रिया अधिक सटीक और पक्षपात रहित होती है। प्लीज़ मित्रों, चैनल को आप लाइक करें। लाइक नहीं करते हो तो कमेंट तो कर सकते हो ना। जो भी आप देख रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कितने क्रम से लगभग सभी टॉपिक करवा दिए है ना, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। प्लीज़ पोलाइट रिक्वेस्ट है, कम से कम कमेंट तो करो। कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है, कैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। प्लीज़ दोस्तों कुछ तो कमेंट करो ना आप। पोस्ट कोरब सूत्र में कोऑर्डिनेटिंग की विफलता का मुख्य लक्षण क्या है?
कार्यों में दोहराव और आपसी टकराव। कार्यों में दोहराव और आपसी टकराव। यदि आपको याद भी नहीं हो रहा था बताओ, मैं आपको सब तरीके बता दूं याद करने के। कार्यों में दोहराव और आपसी टकराव। यदि समन्वय की कमी है तो संस्था के अलग अलग विभाग एक ही कार्य को 2 बार करेंगे, उनके बीच हितों का टकराव होगा। संस्थागत योजना में विद्यालय के भौतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? समुदाय के साथ साझा उपयोग और समय सारणी का कुशल प्रबंधन करके। सीमित संसाधनों जैसे कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान अधिकतम उपयोग तभी संभव है जब उसका नियोजन वैज्ञानिक तरीके से हो। TQM के निरंतर सुधार के लिए काइजन किस पर अधिक जोर देता है? छोटे, क्रमिक और सतत बदलावों पर। काइजन का दर्शन यह है कि यदि हम प्रतिदिन 1% भी सुधार करें तो वर्ष के अंत में संस्था में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। नेतृत्व की परिस्थितिजन्य थ्योरी के अनुसार S3 सहायक सपोर्टिंग शैली कब अपनाई जानी चाहिए? जब कर्मचारी कुशल हो लेकिन आत्मविश्वास या इच्छा की कमी हो। S3 शैली में नेता निर्देश कम देता है, कर्मचारी का मनोबल बनाने और उसे निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने पर अधिक ध्यान देता है। विद्यालय में निरीक्षण को सहयोगी पर्यवेक्षण में बदलने का मुख्य लाभ क्या है? इससे निरीक्षण का डर खत्म होता है, शिक्षक नवाचार के लिए तैयार होते हैं। जब शिक्षक अधिकारियों अपनी सहयोगी मानता है तो वह अपनी शिक्षण संबंधी कमियों को ईमानदारी से स्वीकार करता है, उन्हें सुधारता है। पोस्ट कोरब सूत्र में ऑर्गेनाइजिंग संगठन का अंतिम परिणाम क्या होता है? सत्ता और उत्तरदायित्व के संबंधों का स्पष्ट ढांचा। संगठन का कार्य यह स्पष्ट करना है कि किसके पास क्या अधिकार है, वह किसके प्रति जवाबदेह है। संस्थागत नियोजन का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वायत्तता। विकेंद्रीकरण का मतलब काम का बंटवारा करना, जिम्मेदारी का बंटवारा करना। संस्थागत योजना इस विचार पर टिकी है कि स्थानीय स्तर पर विद्यालय अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के लिए स्वतंत्र और सक्षम है। TQM के अंतर्गत गुणवत्ता की परिभाषा शिक्षा के संदर्भ में क्या है? छात्रों की आवश्यकताओं और समाज की अपेक्षाओं की पूर्ति। गुणवत्ता का अर्थ है वह सेवा या शिक्षा जो हितधारकों को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करे। नेतृत्व की नौकरशाही शैली का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कार्य निष्पक्षता और नियमों की एकरूपता। नौकरशाही नेतृत्व में पक्षपात की संभावना कम होती है क्योंकि सभी कार्य लिखित नियमों, स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार होते हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण में फीडबैक देने का सबसे प्रभावी समय कौन सा है? कक्षा अवलोकन के तुरंत बाद। तत्काल फीडबैक मिलने से शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों को याद करता है, उन्हें सुधारना आसान होता है। पोस्ट कोरब सूत्र में स्टाफिंग के अंतर्गत कार्य संवर्धन का क्या उद्देश्य है? कार्य को अधिक चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक बनाना। कार्य संवर्धन के माध्यम से शिक्षकों को अधिक जिम्मेदारी और स्वतंत्रता दी जाती है, जिससे उन्हें अपने कार्य में अधिक गौरव और संतुष्टि महसूस होती है। संस्थागत योजना में सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है? प्रौढ़ शिक्षा एवं सामुदायिक चेतना के कार्यक्रम। विद्यालय का समाज से जुड़ाव होना आवश्यक है। सामाजिक क्षेत्र में विद्यालय और समाज के बीच की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। TQM के अंतर्गत पदानुक्रम को कम करने का क्या उद्देश्य है? सूचनाओं के प्रवाह को तेज करना, टीम वर्क बढ़ाना। TQM में क्षैतिज संचार को बढ़ावा दिया जाता है ताकि समस्याओं का समाधान तुरंत और सामूहिक रूप से हो सके। नेतृत्व की चश्मा या विजन शैली का आधार क्या है? भविष्य की संभावनाओं को देखना और साझा लक्ष्य बनाना। एक दूरदर्शी नेता संस्था को एक बड़ा सपना दिखाता है, सबको उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। निरीक्षण को एक अधिनायकवादी प्रक्रिया क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें शक्ति का प्रवाह केवल ऊपर से नीचे की ओर होता है। निरीक्षण में ऊपर से थोपे गए आदेश जिनमें अधीनस्थों को परामर्श या राय की कोई जगह नहीं होती। पोस्ट कोरब सूत्र में रिपोर्टिंग की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? रिपोर्ट की सटीकता और वस्तुनिष्ठता पर। यह प्रभावी रिपोर्ट वही है जो संस्था की वास्तविक स्थिति को बिना किसी क्रम मिर्च मसाले के तथ्यों के साथ प्रस्तुत करे। संस्थागत नियोजन के निर्माण में समय को एक संसाधन क्यों माना जाता है? क्योंकि शैक्षिक सत्र सीमित होता है, लक्ष्य बड़े होते हैं। एक सफल प्रबंधक वही है जो सीमित समय पर वार्षिक योजना के सभी लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त कर सके। TQM के अंतर्गत अनावश्यक प्रलेखन को कम करने का क्या अर्थ है? फालतू कागजी कार्यवाही को हटाकर कार्यों को सरल बनाना। TQM का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना ताकि मुख्य ध्यान शिक्षण पर हो, न कि फाइलें भरने पर।
नेतृत्व की परिवर्तनकारी शैली में नेता का मुख्य कार्य क्या है? कर्मचारियों को प्रेरित करके उनकी क्षमता से अधिक कार्य करने के लिए तैयार करना। परिवर्तनकारी नेता कर्मचारियों में आत्मविश्वास जगाता है, उन्हें संस्था के विजन के साथ गहराई से जोड़ देता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की सफलता का मापदंड क्या होना चाहिए? छात्रों के दिगम स्तर में कितना सुधार हुआ, लर्निंग आउटकम पर। पर्यवेक्षण का एकमात्र वास्तविक लक्ष्य छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। पोस्ट कोरब सूत्र में बजटिंग का सबसे चुनौतीपूर्ण पक्ष क्या है? सीमित संसाधनों का विभिन्न मदों में न्यायोचित आवंटन। बजट बनाना एक कला है, विज्ञान है, जिसमें यह तय करना होता है कि उपलब्ध धन का उपयोग सबसे अधिक प्रभावी तरीके से कहाँ किया जाएगा। इस प्रकार मित्रों, ये विद्यालय प्रबंधन अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है और मैनेजमेंट के इससे और रिलेटेड जो प्रश्न है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे ज़रूर बताएं क्या आपको ठीक लग रहा है या कोई सुधार की गुंजाइश है। ओके, थैंक यू दोस्तों।